हेलो चिल्ड्रन, मैं सत्यजीत आप सबके सामने क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का अगला वीडियो लेकर के आपके सामने हूँ। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो विषय है इटली का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। आप बुक में देख सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी जर्मनी का एकीकरण, जिसमें जर्मनी के 39 स्टेट्स को मिला करके एक जर्मन नेशन बनाया गया था। बिल्कुल उसी तरह से इटली का यूनिफिकेशन ये भी एक पॉलिटिकल और एक सोशल मूवमेंट था जो इसी दौरान चल रहा था। जिस वक्त जर्मनी के यूनिफिकेशन का प्रयास चल रहा था, ठीक उसी वक्त इटली का भी यूनिफिकेशन का प्रयास चलना शुरू हो गया था। इसकी शुरुआत हो चुकी थी 1815 के समय में ही, जब नेपोलियन बोनापार्ट को हरा करके उसको इटली के शासक के पद से भी हटाया गया था। अब आप कहेंगे इटली का शासक नेपोलियन बोनापार्ट कैसे? तो हमने बताया आपको कि अभी तक इटली एक कंट्री नहीं है और 1815 तक तो ये था भी नहीं। 1861 में आकर के इटली को यूनिफाई किया गया है। उससे पहले इटली 7 अलग अलग स्टेट्स में बटा हुआ था जिस पर अलग अलग शासक थे। तो 1815 में जब नेपोलियन बोनापार्ट को हटाया गया और उसके बाद एक बार फिर से कंजर्वेटिव शासकों ने पूरे के पूरे यूरोप के ऊपर फिर से शासन करना शुरू कर दिया था, तो एक बार फिर से बंदर बांट कर दिया गया और इटली के जो भी हिस्से थे उसको अलग अलग शासकों के नियंत्रण में रख दिया गया। इसका परिणाम ये था कि इटली के जितने भी लोग थे वो भले ही इटालियन भाषा बोलते थे, लेकिन उनके शासक अलग अलग थे। लेकिन 1815 के बाद कुछ ऐसी घटनाएं होनी शुरू हो गई जिसके बाद इटली के लोगों के मन में राष्ट्रवाद का जो विचार है वो डेवलप होना शुरू हो गया था। तो ये कैसे हुआ? 1815 के बाद इटली में कई बार ऐसी सिचुएशंस आई जिसमें इटली के लोगों को यूनाइट करने की कोशिश की गई, जिसमें सबसे पहली कोशिश की थी जुसेप्पे मेज़्ज़िनी ने। आप बुक में मेज़्ज़िनी के नाम से पढ़ते होंगे उनको, और मेज़्ज़िनी के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो उनका जन्म 1805 ईस्वी में हुआ था और वो फ्रांस की क्रांति से बहुत प्रभावित थे। वो एक नोबल फैमिली में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता डॉक्टर थे। बचपन से ही वो क्रांति संबंधित चीजों के बारे में पढ़ा करते थे और उस वक्त जो रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस इटली में बन रहे थे उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था, क्रांतिकारी संगठन जिसे कहते हैं हम, वो था कार्बोनरी। तो वो कार्बोनरी का सदस्य बन गए। कार्बोनरी का सदस्य बनने के बाद उन्होंने कुछ विद्रोहों में हिस्सा लिया। इसके कारण ये हुआ कि उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और जेल में बंद कर दिया गया था। जेल से आजाद होने के बाद उन्होंने यंग इटली नामक एक संस्था बनाई और धीरे धीरे इस संस्था के सदस्यों की संख्या बढ़ती चली गई। मेज़्ज़िनी एक क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्ति थे। उनका मानना यह था कि इटली के ये जितने भी अलग अलग शासक हैं इन सबको हटा करके इटालियन भाषी लोगों का एक देश बनाया जाना चाहिए। वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे और वो चाहते थे कि इटली के सभी राज्यों को मिला करके एक किया जाए, है ना। उसके बाद उन्होंने राष्ट्रवाद के संदेश को लोगों तक पहुंचाना शुरू किया और उन्होंने कई अलग अलग क्रांतिकारी गतिविधियों में भी हिस्सा लिया, जिसके बाद जितने भी लोग थे इटली के उनके मन में ये संदेश फैलना शुरू हो गया कि हमें भी अपने देश को यूनाइट करने की कोशिश करती रहनी चाहिए। तो ये था जुसेप्पे मेज़्ज़िनी का इटली के यूनिफिकेशन में योगदान। अब हम आगे बढ़ते हैं 1815 के बाद की घटनाओं पर। 1830 में फ्रांस में एक बार फिर से क्रांतिकारी गतिविधि हुई थी, जिसमें वहां जो ऑटोक्रेटिक सरकारें थी, जो कंजर्वेटिव सरकारें थी, उन कंजर्वेटिव सरकारों को हटा दिया गया और वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाई गई। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी बहुत सक्सेसफुल नहीं थी। लोग भूख और अन्य समस्याओं से लड़ रहे थे। 1848 में फ्रांस के लुइस फिलिप जो शासक थे उनको उनके पद से हटा दिया गया और फ्रांस को एक रिपब्लिक बनाया गया। ये एक बार फिर से पूरे यूरोप के लिए एक बड़ा संदेश था कि देखो, भले ही कोई बड़ा शासन है, वो जबरदस्ती जनता के ऊपर शासन तब तक इतने लंबे समय तक नहीं कर सकता, उसे एक न एक दिन हटना पड़ता है। और लोगों ने ही फ्रांस में ऐसा किया था। तो इटली के लोगों के मन में एक बार फिर से ये भावना आ गई कि हमें एकजुट होना पड़ेगा। तो चलिए, इसके बाद क्या हुआ? 1848 में पूरे यूरोप में कई जगहों पर क्रांति हुई। 17-18 जगहों पर क्रांति हुई थी, जिसमें इटली में भी ऐसा होना शुरू हो गया था। अब इटली के बारे में थोड़ा सा जो उसका शासन का तरीका था वो समझ लीजिए। 1815 में वियना की संधि के बाद
जो नॉर्दर्न इटली था उसके ईस्ट वाले हिस्से को ऑस्ट्रिया के नियंत्रण में रख दिया गया था। जो सेंट्रल इटली था, जिसको पापल स्टेट्स कहा जाता था, जिसमें रोम भी आता है। रोम आपको मालूम होगा, रोम पूरे यूरोप के कल्चर का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ का कल्चर, वहाँ का आर्ट, वहाँ का लैंग्वेज, ये सारी चीजें एक इंस्पिरेशन हुआ करती थी पूरे इटालियन लोगों के लिए। लेकिन ये जो रोम के आसपास वाला हिस्सा है, आप जानते होंगे कि रोम के अंदर ही एक रोम जो इटली की राजधानी है, उसी रोम राजधानी के अंदर एक स्वतंत्र देश है जिसे वेटिकन सिटी कहा जाता है। तो रोम का जो ये क्षेत्र था, ये पोप के द्वारा शासन किया जाता था। इसे पापल स्टेट्स कहते थे। यानी दो शासक हो गए। पहला हो गया नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा ऑस्ट्रिया के कब्जे में था। जो सेंट्रल इटली वाला हिस्सा था वो उस पर पोप का शासन चलता था, चूंकि वेटिकन सिटी वहां मौजूद है। और जो साउदर्न वाला हिस्सा था, वो साउदर्न हिस्सा शासन किया जाता था उसके ऊपर बर्बन डायनेस्टी के लोगों के द्वारा। ये बर्बन डायनेस्टी फ्रांस वाली नहीं थी, स्पेनिश बर्बन डायनेस्टी के लोग थे। कुछ, चूंकि ये बर्बन डायनेस्टी फ्रांस और स्पेन दोनों में ही फैली हुई थी, तो फ्रांस का भी थोड़ा बहुत प्रभाव था इसके ऊपर। तो देखिए, एक नेशन नहीं था इटली, ये अलग अलग स्टेट्स का ग्रुप था जिसके ऊपर अलग अलग शासक हुआ करते थे। अब इन सभी को जोड़ने की कोशिश की जानी थी। इसमें जब मेत्सिनी के आंदोलनों का प्रभाव कम होना शुरू हो गया, तो ये जो अलग अलग राज्य थे, इन राज्यों में एकमात्र राज्य सार्डिनिया, जिसका शासक था विक्टर इमैनुअल सेकंड। विक्टर इमैनुअल सेकंड ने मेत्सिनी के क्रांतिकारी आंदोलनों को असफल होते हुए देखा और उसने कहा कि चूंकि मैं एक इटालियन भाषी शासक हूं और एकमात्र राज्य के ऊपर मेरा शासन है, और ये जो बाकी अलग अलग राज्य हैं, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अब मैं इन राज्यों को एक करूं। समझिए, एक 7 अलग अलग राज्यों वाला एक देश, जो देश बना नहीं है अभी, यूनाइटेड नहीं हुआ है, जिसके ऊपर अलग अलग शासक हैं, उनमें से एकमात्र शासक जो इटालियन भाषा बोलता है, विक्टर इमैनुअल सेकंड, वो तय करता है कि अब राष्ट्रवाद की चिंगारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। और इसमें वो हाथ जो इसमें जो उसका हाथ बटाता है वो है उसका मुख्यमंत्री। उस मुख्यमंत्री का पूरा नाम आप बुक में पढ़ेंगे, काउंट कैमिलो डी कैवोर नाम था। 1810 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और वो संसदीय प्रणाली से बहुत प्रभावित थे। 1848 में, जिस वर्ष पूरे यूरोप में क्रांतियों का दौर था, उसी वर्ष वो अपने देश की संसद का सदस्य बना था। और 1852 ईस्वी में अपनी योग्यता के बल पर वो सार्डिनिया पीडमोंट का भी प्रधानमंत्री बन गया। अब उसने अपने प्रधानमंत्री बनने के काल में ही, यानी सबसे